एक अलग तरीके से एआरआर के बारे में बताया है। रेंट रिसीव्ड वर्ड लिखा हो, हम उसको हमारे एआरआर में शामिल करेंगे। रेंट नॉट रिसीव्ड लिखा हो परंतु अनरियलाइज नहीं है, डूबा नहीं है, किसी वजह से किराएदार ने हाउस का रेंट नहीं दिया है, दे देगा, उसको भी हम शामिल करते हैं हमारे एआरआर में। अगर 2019-20 का रेंट डूब गया है, अनरियलाइज हो गया है, बेड हो गया है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, नो, एआरआर की गणना में। ये सभी मैं बता रहा हूं कि एआरआर में क्या शामिल होगा और क्या शामिल नहीं होगा। वैकेंट पीरियड का रेंट, खाली अवधि का किराया, हो सकता है खाली अवधि 1 महीने की हो सकता है कि अधिक महीनों की हो। अब शुरू में हो, मध्य में हो, अंत में हो, 19-20 के हो सकता है, शुरू में भी हो और अंत में भी हो, और मकान के बीच की अवधि का किराया अलग अलग हो। ऐसा बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है, हम उसको करके देखेंगे। परंतु रेंट फॉर द वैकेंट पीरियड हमें हमारे जीओवी गणना के सेकंड स्टेप में सम्मिलित करना है। रेंट फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, नो, खुद जितनी अवधि तक मकान किराए खुद रहा है उस मकान में, हाउस में, उसको हम शामिल नहीं करेंगे एआरआर की गणना में। मकान के साथ सुविधाओं को भी दिया गया है, मैंने अपने प्रथम वीडियो में समझाया था। मकान के साथ सुविधाएं दी हैं, हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में केवल मकान का किराया ही लेंगे, सुविधाओं का मूल्य नहीं लेंगे। अतः उसको अगर शामिल कर रखा है एआरआर में तो हम उसको माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, हमें नहीं लेना है। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लें। और अगर किराएदार का दायित्व लैंडलॉर्ड ने पे किया है, किराए में जुड़ा हुआ है, उसको डिडक्ट करना है। इसका अभिप्राय यह होता है कि मान लीजिए किराएदार के बेटे की स्कूल की फीस 10,000 रुपए है, किराएदार के बेटे की स्कूल फीस 10,000 रुपए है, ये किराएदार का दायित्व है जो किराएदार ने ही चुकाना है। परंतु लैंडलॉर्ड का ऑफिस उस स्कूल के पास में है, तो किराएदार ने अपने लैंडलॉर्ड जो कि हमारा यहां करदाता है उससे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज ये 10,000 रुपीज मेरे बच्चे को की फीस चुकानी है, आप चुका देना। और लैंडलॉर्ड ने अर्थात हमारे करदाता ने किराएदार से 70,000 रुपीज मकान का किराया वसूल किया और उसमें ये 10,000 शामिल हैं। ऐसी स्थिति में 70,000 मकान का किराया नहीं हुआ, ये दो बातों का मूल्य हुआ। एक तो हाउस का रेंट और दूसरा टेनेंट की लायबिलिटी। ऐसी स्थिति में इस 70,000 में से 10,000 को घटाएंगे, डिडक्ट करेंगे, जो 60,000 आएगा वही हमारी एआरआर में लिखा जाएगा। तो टेनेंट किराएदार का दायित्व हमारे करदाता यानी कि मकान मालिक ने चुकाया और किराएदार ने मकान मालिक को जो रेंट पे किया उस रेंट में यह राशि शामिल है। तो इस राशि को लैंडलॉर्ड यानी कि करदाता प्रॉपर्टी हेड में तो केवल
ARR की गणना में प्योर मकान का रेंट ही शामिल किया जाएगा जो बनता है 60,000। अब इसकी विपरीत परिस्थिति है। लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी किराएदार ने चुकाई और रेंट में से घटी हुई है। अब लैंडलॉर्ड के बेटे की स्कूल की फीस ₹5,000, लैंडलॉर्ड हमारा करदाता है, उसकी बेटे की स्कूल की फीस 5,000, किराएदार के ऑफिस के पास में स्कूल है। लैंडलॉर्ड ने किराएदार को कहा प्लीज मेरे बेटे की स्कूल की फीस आप चुका दो। किराएदार ने चुका दिया। किराएदार ने लैंडलॉर्ड को वर्ष का 68,000 रेंट पे किया। ये रेंट उसने इस 5,000 रुपीज को डिडक्ट करने के बाद पे किया। हमारा कंसर्न यहां है कि ARR में क्या हम लिखें। तो ऐसी परिस्थिति में ARR में यह अमाउंट ऐड करनी होगी, अर्थात ARR होगा 73,000 रुपीज। इस प्रकार से लैंडलॉर्ड का दायित्व टेनेंट पे करता है, जो किराए में से घटा है हम ऐड कर देंगे। टेनेंट का दायित्व लैंडलॉर्ड ने पे किया है, किराए में जुड़ा है तो हम उसको घटा देंगे। एक अलग तरीके से समझें। लैंडलॉर्ड जो कि हमारा करदाता है, उस हाउस का ऑनर, उसने दो चीजें प्राप्त की हैं। एक प्राप्त किया है उसने रेंट, और एक प्राप्त किया है अपनी लायबिलिटी का पेमेंट। देखो दोनों तीर एक ही दिशा में है ना, इनको प्लस कर देंगे। और अगर लैंडलॉर्ड ने रेंट प्राप्त किया परंतु लैंडलॉर्ड ने पे किया है टेनेंट की लायबिलिटी, रेंट पे किया, किराएदार ने लैंडलॉर्ड को, यूं समझें लैंडलॉर्ड ने रेंट रिसीव किया और लायबिलिटी पे की। दोनों एरोज हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम इनके बीच में इनके अमाउंट में माइनस कर देंगे। रेंट में से लायबिलिटी जो पे की है लैंडलॉर्ड के द्वारा टेनेंट की, उसको घटा देंगे। ये सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं होता, कुछ ही एग्जाम्पल्स में, प्रॉब्लम्स में ये बिंदु आए हैं, परंतु समझ लेना उचित होता है। अगर किराएदार म्युनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस, रिपेयर एक्सपेंसेस हाउस के पे करता है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, नो प्लस नो माइनस। ये 10th पॉइंट पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ईयर की गणना में दोबारा देख लेते हैं। अगर करंट प्रीवियस ईयर में
ये परिस्थिति आती है 1920 में कि लैंडलॉर्ड अर्थात हमारे करदाता ने हाउस परचेज किया है। एग्जाम्पल के लिए 1 जुलाई 2019 को परचेज किया था, हमने ये पहले देखा था। तो जो अवधि परचेज से पहले की आती है उसका रेंट नहीं लेंगे, अर्थात 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक का रेंट हम लोग नहीं लेंगे ARR में। बात बदले अपनी। सेल वाली बात करें, 1 नवंबर 2019 को हाउस सेल कर दिया गया है, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 नवंबर 2019 तक हाउस करदाता के पास में था, इसका रेंट लेंगे। परंतु इसके बाद में 1 नवंबर 19 से 31 मार्च 20 के बाद का रेंट ARR में नहीं लेंगे। तो पीरियड विच कम्स आफ्टर सेल, नो रेंट। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन की बात सोचें, कंस्ट्रक्शन से पहले की अवधि का रेंट भी नहीं लेना है। 1 जुलाई 2019 को कंस्ट्रक्शन करवाया, बनकर पूरा हुआ, तो 1 अप्रैल 19 से 1 जुलाई 19 तक की अवधि का रेंट नहीं लेना, विच कम्स बिफोर। तो हम GAV की कैलकुलेशन के स्टेप नंबर 1 ईयर की कैलकुलेशन में भी इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। 1920 में यदि परचेज किया है या सेल किया है या बनकर तैयार हुआ है, तो हम उतनी अवधि का ही ईयर कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 1 में, जितनी अवधि तक करंट प्रीवियस ईयर में हमारे करदाता के पास मकान निर्मित अवस्था में रहा है या वह उसका मालिक रहा है। परचेज करने के बाद मालिक रहा, सेल करने से पहले मालिक रहा, बनने के बाद निर्मित अवस्था में रहा। यही बात स्टेप नंबर 2 ARR में हमने पढ़ी है। ARR में वह किराया नहीं लिया जाएगा जिसके अनुसार परचेज करने से पहले की अवधि का, सेल करने की बाद की अवधि का और कंस्ट्रक्शन होने से पहले की अवधि का। मैं रिपीट करूंगा, ये सभी बातें तभी होती हैं जब करंट प्रीवियस ईयर में ये घटना घट रही हो, अन्यथा आप प्रश्न को देखकर उलझ ना जाएं। ठीक है। अब डूबत किराया, बेड रेंट का क्या अभिप्राय है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है? ये बेड रेंट 1920 का होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। 1920 से पुराना नहीं लेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे, उसके बारे में हम लोग हमारे ARR की गणना में कुछ नहीं करेंगे। 1920 करंट प्रीवियस ईयर के बेड रेंट के बारे में ही हम लोग ARR की गणना करते समय ध्यान में रखेंगे। मकान किराए पर दिया गया था, प्रश्न कुछ नहीं कहता तो ये मान्यता मान लेंगे, यस। डिफॉल्टर टेनेंट मतलब जो दोषी किराएदार है, उसने मकान खाली कर दिया, नहीं खाली कर दिया तो खाली करवाने के लिए सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। प्रश्न कुछ नहीं कहे तो मान लेते हैं यस, हो गई है। ऐसे दोषी किराएदार के पास में कोई अन्य हाउस भी नहीं होना चाहिए इस हमारे टेनेंट का। ऐसा ना हो उसके बाद 3 मकान है, एक
में दोषी बन गया, अब 2 अभी तक उसके पास में हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि एरर की गणना में वह राशि कम दिखाना चाहता है करदाता। जब दोषी है तो सारे मकान खाली करवाओ, ये थोड़ी होता है कि एक मकान में रहने, दोषी है तो 2 मकान में रहने दो ना। तो ये जरूरी है कि उसके पास अगर करदाता के अन्य हाउसेज रहने के लिए हैं, ले रखे हैं, वे सब खाली होने चाहिए। और कुछ नहीं कहा तो ये हमारे एजम्पशन है कि यस उनसे खाली करवा लिया है। डूबत किराए की राशि की गणना फिर कैसे करेंगे? अच्छा, एक पॉइंट भूल गया। करदाता ने दोषी किराएदार से किराया प्राप्त करने के लिए सारी गतिविधियां कर ली हो, कार्य कर लिया हो, हमने मान लेते हैं कि यस कर लिया, तो डूबत किराए की गणना कैसे करेंगे? 2 परिस्थिति हैं। प्रश्न में यूआर की अवधि नहीं बताई, केवल यूआर अमाउंट ही बताया है, बस वही हम अपने उस डायग्राम में लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन में यूआर की अवधि बताई है अब हमें अमाउंट को नहीं ध्यान में रखना, हम अपने तरीके से अमाउंट की कैलकुलेशन करके देखेंगे। सीधी बात है कि यदि हमें अमाउंट बताई है, अवधि नहीं बताई तो अमाउंट ले लेंगे। यदि हमें अवधि बताई है तो प्रश्न में अमाउंट भी दी हो या न दी हो हम इग्नोर करेंगे, हम अमाउंट यूआर की अपने तरीके से ज्ञात करेंगे। अब खाली रहने की अवधि के बारे में थोड़ी बात कर ले, वैकेंसी अलाउंस के बारे में। खाली रहने की अवधि के बारे में बात यह है, क्या अभिप्राय? उस मकान का कोई अन्य यूज ना होना चाहिए। खाली रहने का मतलब है कि और कोई यूज ना हो। जैसे रिलेटिव को वहां मकान दे दिया रहने के लिए, मकान में गेस्ट हाउस बना दिया गेस्ट रहने के लिए, मकान में सामान रखने के लिए स्टोरेज बना दिया, ना, उसका और कोई यूज नहीं होना चाहिए। मकान खाली रहने की अवधि हो सकता है करंट प्रीवियस ईयर 1920 के शुरू की हो, बीच की हो या लास्ट की हो सकता है ये वैकेंट पीरियड करंट प्रीवियस ईयर में एक से अधिक बार आए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे खाली रहने की अवधि का किराया, वैकेंट पीरियड का रेंट? या तो हमें प्रश्न में अवधि नहीं दी होगी परंतु किराया बताया होगा तो वही किराया ले लेंगे, और अगर हम अवधि दी है तो प्रश्न चाहे कुछ भी कहे, अमाउंट बताए या ना बताए, हम उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। यही बात जो अंजेला रेंट में कही थी, अवधि नहीं दी है तो अमाउंट दी है तो उस अमाउंट को ध्यान में रखेंगे। अवधि दे दी है तो प्रश्न में अमाउंट हो या ना हो, हम तो अपनी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये इतनी विस्तार की बातें मैंने एआर के बारे में बताई, आपको बार बार सुनेंगे तो सब चीजें आपके याद आ जाएंगी, सब चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे। जीएवी का तीसरा स्टेप है, हम अभी इसके एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। जीएवी का तीसरा स्टेप है, अब हम ईआर जो स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया, एआरआर जो स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उन दोनों में से मैक्सिमम होगा उसको हम लोग ले लेंगे। ये कहलाएगा जीएवी 1। तो जब तक स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 की कैलकुलेशन नहीं हो जाती, स्टेप नंबर 3 पर कैसे पहुंचेंगे? तो स्टेप नंबर 1 का ईआर, स्टेप नंबर 2 का एआरआर, उन दोनों के मैक्सिमम को हम अपने यहां कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 में उसे कहेंगे जीएवी 1, और फाइनली हमारा जीएवी होगा, इस जीएवी 1 में खाली रहने की अवधि का किराया, वैकेंट पीरियड रेंट, उसको हम
माइनस कर देंगे। तो GAV इज GAV 1 माइनस रेंट फॉर द वैकेंट पीरियड। ये हमने सेकंड स्टेप एरर में अपने डायग्राम में लिख के रख लिया था। अब आप कहेंगे वहां तो ऐड कर दिया, यहां माइनस कर दिया। यही तरीका है। आप सोचते होंगे ऐसा करते हैं हम सेकंड स्टेप में हम माइनस ही नहीं करते, जिससे फोर्थ स्टेप में हमें माइनस करने की जरूरत ना पड़े। ना, गलत हो जाएगा प्रश्न। आपको सेकंड स्टेप में से माइनस करना होगा। थर्ड स्टेप में GAV 1 कैलकुलेट करने के लिए कंपैरिजन करके मैक्सिमम को पिक करना होगा, और फोर्थ स्टेप में जो मैक्सिमम पिक हुआ है उसमें से वैकेंट पीरियड का रेंट को फिर माइनस करना होगा। ये करने का तरीका है। आप हमारी आज की क्लास